हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडीज आईएससी चैप्टर 3 के बारे में, स्टाफ एंड रिक्रूटमेंट। सिलेबस देखिए नीचे मैंने स्टाफ एंड रिक्रूटमेंट का पूरा बना दिया है। तो एमसीक्यू है, इस तरीके से बनाया गया है ताकि अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम के एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Recruitment is the process of searching for the prospective employees and stimulating them to apply for a job in the organization. Definition is given by, तो ये definition किसने दिया है? तो ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो definition याद रखिए किस राइटर्स किस ने दिया हुआ है। तो सही आंसर है आपका एडविन फिल्पो। अब आते हैं नेक्स्ट। Recruitment is the process to discover the source of the manpower to meet the requirements of the staffing schedules and to employ effective measures for the attracting the manpower in the adequate number to facilitate effective selection of an effective working force. Definition is given by, तो देखते हैं, डिले यॉर्डर। तो ये रहा आपका रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट होता क्या है, एक बार इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं बढ़िया सा। तो ये जो आपका पहला डेफिनेशन है बड़ा अच्छा समझाया है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक कंपनी एम्प्लॉय को सर्च करती है और उनको स्टिमुलेट करती है ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। बस रिक्रूटमेंट का मतलब जॉब लगना नहीं होता, रिक्रूटमेंट का मतलब प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब केवल इतना होता है कि एम्प्लॉय जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, सोसाइटी में जितने भी कैंडिडेट्स रह रहे हैं उनको अट्रैक्ट करना कि वो अपने क्वालिफ़िकेशन को, अपने रिज्यूम को लगाएं कंपनी में, जॉब के लिए अप्लाई करें। फिर कंपनी डिसाइड करती है कि उनको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं बुलाना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा सेम वही फॉर्मेट चल रहा है। सबके आंसर्स ऑल ऑफ द अबव भी होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग ये सब एक हेडिंग आप याद कर लें। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ रेदर देन अ सिंगल एक्ट। मतलब रिक्रूटमेंट में सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली एक एक्ट नहीं होता। रिक्रूटमेंट इज़ लिंकिंग एक्टिविटीज़ एज इट ब्रिंग टुगेदर द जॉब एंड द जॉब सीकर्स। मतलब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक लिंकिंग एक्टिविटी होता है। लिंकिंग मतलब जॉब ढूंढने वाले को और जॉब देने वालों को, दोनों को जोड़ता है। नेक्स्ट है, रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव फंक्शन होता है, क्यों? क्योंकि किसी को मना नहीं करता। मैनेजर की ओपनिंग आई है, आप MBA मांग रहा है और आपने क्लास 12th में आप हैं और आपने अप्लाई कर दिया, तो आपको मना नहीं करेगा, आपका भी रिज्यूम रख लेगा। कभी 12th वाला बंदा चाहिए होगा तो फ़ोन करके आपको बुला लेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। एक पूल क्रिएट करता है कैंडिडेट्स का। तो उसका सही आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट आते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए इसमें ऑल ऑफ द अबव मिसिंग है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव ही है। द पर्पज़ इज़ टू लोकेट द सोर्स एंड टू अट्रैक्ट सच पीपल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। रिक्रूटमेंट का पर्पज़ क्या होता है? लोगों को अट्रैक्ट करना। अब देखिए जब भी किसी कंपनी का रिक्रूटमेंट आता है तो उसमें सैलरी हाईलाइट करते हैं, ये नहीं बताते कितने से देंगे, अप टू लिखेंगे। ऐसे उनको सैलरी का उनका स्लैब 10,000 to 50,000 है तो 10,000 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सैलरी अप टू 50,000। क्यों? क्योंकि उनको अट्रैक्ट करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो पर्पज़ क्या है? अट्रैक्ट करना। इट मेक्स पॉसिबल टू एक्वायर द नंबर एंड द टाइप ऑफ द पर्सन नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूस फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट ज़रूरी भी है क्योंकि कंपनी में ज़रूरी नहीं कि आपने किसी एम्प्लॉय को रख लिया तो वो ज़िंदगी भर उसमें काम ही करेगा। ठीक है, तो वो कंपनी छोड़ता भी रहता है। तो इसीलिए रिक्रूटमेंट को एक तरीके से कंटिन्यूस फंक्शन मांगते हैं कि ये हमेशा कंपनी में चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है? रिक्रूटमेंट इज़ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब सब जगह, मतलब छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, सब जगह पाया जाता है। एक छोटी सी दुकान है तो वो भी रिक्रूटमेंट कर रहा है, किसी लड़के को रख लिया अपने यहाँ जॉब पे। कोई कपड़े की दुकान है छोटी सी तो वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो रिक्रूटमेंट छोटे से लेकर बड़े लेवल तक होता है, इसलिए उसको परवेसिव फंक्शन कहते हैं। सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर से वही क्वेश्चन। तो पहला है, रिक्रूटमेंट इज टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस कैसे हो गया? क्योंकि आप एज अ कंपनी सामने वाले को ऑफर कर देते हो कि आइए हमारे कंपनी में जॉब करिए, और सामने वाला अगर चाहे तो आपके यहाँ अप्लाई करे, चाहे तो ना करे। इसीलिए इसको टू वे प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि उसके पास अधिकार है चूज़ करने का कि हमें इस कंपनी में काम करना है कि नहीं करना है। तो इसीलिए हम लोग रिक्रूटमेंट को टू वे प्रोसेस भी बोलते हैं। रिक्रूटमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स बिकॉज
ऑफ टू मैनी फैक्टर अफेक्टिंग लाइक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा। तो रिक्रूटमेंट को कॉम्प्लेक्स भी कहा गया है। क्यों कॉम्प्लेक्स कहा गया है? क्योंकि रिक्रूटमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कोई कंपनी है, सैलरी अप टू 50,000 लिख दी, लेकिन लोग जानते हैं कि 10,000 से ऊपर देगा नहीं, तो लोग अप्लाई ही नहीं करते। कुछ लोग जानते हैं इनके कंपनी में काम करने का मतलब ये 8 घंटे का काम रहता है, तो ये 15 घंटे में कराते हैं, 10 घंटे में कराते हैं, 12 घंटे में कराते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते, एक्स्ट्रा वेजेस नहीं देते जो देर तक रोकते हैं। तो ऐसा ही इमेज अगर कंपनी का बना हुआ है तो लोग अप्लाई ही नहीं करते। कितना भी आप सैलरी के लिए बोलो, लोग जाएंगे ही नहीं। तो ये सब भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज ये बहुत इफेक्ट करती हैं रिक्रूटमेंट को। अगर वो अच्छी हैं तो लोग अप्लाई करेंगे, अगर वो अच्छी नहीं है तो लोग कम अप्लाई करेंगे। तो उसका सही आंसर आपका आ रहा है पॉइंट नंबर 3, 1 एंड 2। तो बोथ हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट हमारा पूरा हो गया। कैरेक्टरिस्टिक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि ऐसे ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए। वो एक कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे और उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दे दिए हैं। आप इसको बढ़िया से लर्न कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट आर द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल, बोथ, 1, 2। आंसर देखते हैं। हमारा आंसर है थर्ड, बोथ 1 एंड 2। मतलब इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो अब देखिए क्या बता रहा है। प्रमोशन, ट्रांसफ़र, एक्स एम्प्लॉइज़, रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉइज़, ये किस में आते हैं? तो एक्सटर्नल में आते हैं कि इंटरनल में आते हैं? तो उसका सही आंसर दे रहा है इंटरनल। तो इंटरनल क्यों? प्रमोशन में क्या होता है, जो हायर वैकेंसी होती है उसमें लोगों को प्रमोट करके भर दिया रहता है। जैसे कोई एक एग्जीक्यूटिव है, उसको मैनेजर बनाना है, तो एग्जीक्यूटिव से मैनेजर पर ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब प्रमोट कर दिया। सैलरी बढ़ गई, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, पावर्स बढ़ गए, तो ये हो गया प्रमोशन। ट्रांसफ़र में क्या होता है, इसको हम लोग हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जॉब बढ़ती नहीं है, जिस जॉब पे होते हो उसी जॉब में रहते हो, खाली ब्रांच से ब्रांच ट्रांसफ़र हो जाता है। आप मान लीजिए दिल्ली ब्रांच में हो, आपको मुंबई ब्रांच में भेज देंगे, आपको कोलकाता ब्रांच में भेज देंगे, आपको अहमदाबाद ब्रांच में भेज देंगे। उसको ट्रांसफ़र कहते हैं। यहाँ पे आपकी न तो सैलरी बढ़ती है, ठीक है, न तो कोई आपको पोजीशन बढ़ती, न तो पावर बढ़ती। सेम जॉब पे आप अलग अलग लोकेशन पे टहलते रहते हो। ठीक है। हाँ, कभी कभी होता है कि जैसे अब गांव से आपको किसी शहर में ट्रांसफ़र किया तो आपका कुछ थोड़ा मोड़ा सैलरी बढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ पे हाउस रेंट ज़्यादा देना होता है, तो ये सब अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे सैलरी नहीं बढ़ती है। एक्स एम्प्लॉय रिकमेंड। उसके बाद एक्स एम्प्लॉइज़ में क्या होता है, कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा था, छोड़ के चला गया, फिर उसको लगा कि नहीं यही कंपनी मेरी अच्छी थी, वापस आ गया, तो उसको भी हम लोग इंटरनल में ही लेते हैं, क्योंकि वो हमारे कंपनी का हिस्सा रहता है, भले ही वो छोड़ के चला गया, अभी तो काम किया था ना, इसलिए उसको हम लोग इंटरनल में ही लेते हैं। उसके बाद है रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉय। अब देखिए, रिकमेंडेशन में बाहर से आदमी आता है, लेकिन रिकमेंडेशन जो है वो कंपनी के अपने एम्प्लॉय ने दिया। ठीक है, जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमने रिकमेंड किया कि ये मेरा दोस्त है, इसको आप रख लो, तो इसको इंटरनल ही माना जाता है, क्योंकि सोर्स देखा जाता है ना। यहाँ पे कौन बंदा कहाँ से आ रहा है ये हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, भाई सभी बंदा तो बाहर ही से आएगा ना। भाई अगर आप बात करो प्रमोशन और ट्रांसफ़र को छोड़ दो, एक्स एम्प्लॉय भी तो चला गया, बाहर से आया, और रिकमेंडेशन बाई एम्प्लॉय भी बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो सब तो बाहर से ही आ रहे हैं, तो ये नहीं देखते हम लोग, सोर्स देखते हैं। तो सोर्स जो है वो हमारा इंटरनल है। तो ये हमारा जो इसका सही आंसर है वो इंटरनल ही होगा। क्लियर है? अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्स में क्या क्या आता है। तो ये आप पूरे नाम याद कर लीजिए। करेक्ट आंसर दिया हुआ है 4th। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल में अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। अभी ऐसे क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं कि आपको पूरा डिटेल में डिस्कशन हो जाएगा, ताकि नोट्स का भी काम ये क्वेश्चन करे और एमसीक्यू भी समझने में आपकी मदद करे। तो एडवर्टाइजिंग, कैंपस रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, गेट हायरिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब ये आंसर का फोर ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नाम एकदम याद कर लीजिए आप इसको। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, डैश इज़ द कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एडवर्टीजमेंट्स इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, रेडियो, TV and other media are the popular and the most widely used method of the staff recruitment। तो क्या है? एडवर्टीजमेंट है, कैंपस रिक्रूटमेंट है, कैजुअल कॉलर है कि ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, हम डायरेक्टली न्यूज़पेपर्स में या फिर रेडियो में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में अपना एडवर्टीजमेंट दे देते हैं
कि हमको जल्दी जल्दी हमको एम्प्लॉयज़ मिल जाए। ठीक है, तो ये सबसे फेमस और सबसे कॉमन तरीका है एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ रिक्रूट करने का, मतलब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका एडवर्टीजमेंट है। नेक्स्ट है डैश इज़ अ स्पेशल न्यूज़पेपर विच कंटेन ओनली जॉब एडवर्टीजमेंट फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। तो इंडिया में क्या है कि एक अलग से न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, जो कि जॉब की वैकेंसी ही उसमें लिखी होती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का। वीकली या फिर मंथली होता है, मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन आता है। ठीक है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट का भी जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट का भी जॉब मिलेगा। तो बहुत सारे लोग उसी में ही वैकेंसी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग खरीदते ही उसको इसलिए हैं ताकि उनको पता चले कहाँ कहाँ वैकेंसी है। ठीक है, और उसका थोड़ा सब्सक्रिप्शन भी सस्ता होता है, मतलब अगर आप एडवर्टीजमेंट देने जा रहे हो तो उसका सस्ता पड़ता है, तो कंपनी उसको प्रेफर करती है और लोगों को भी ईजिली अब फटाफट जॉब दिख जाता है। ठीक है, तो क्या नाम है उस पेपर का? एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, जॉब न्यूज़, जॉब न्यूज़पेपर। देखते हैं क्या है सही आंसर। सही है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का उसका नाम है। ठीक है, इस पेपर का। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस हाउसेस अप्रोचेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर रिक्रूटिंग मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्टाफ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पासिंग आउट फ्रॉम IIMs एंड IITs आर रिक्रूटेड एवरी ईयर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेज हैं, वो अब क्या करते हैं कि वो लोग जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में, IIT हो गया, IIMs हो गया, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ से कैंडिडेट्स को रिक्रूट करके लाते हैं। ठीक है, तो उसको कौन सा रिक्रूटमेंट कहते हैं? पहला है एडवर्टीजमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर। तो सही आंसर है कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, जो हम लोग सुनते नहीं हो, कैंपस सिलेक्शन हो गया, कैंपस इंटरव्यू है, तो ये सब कॉलेज में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप डैश थ्रू आउट द कंट्री टू ट्रैक द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। दे रजिस्टर्ड द नेम, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ जॉब सीकर्स। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है। क्या सेटअप किया हुआ है? कोई एक ऐसा एजेंसी सेटअप किया हुआ है जहाँ पे आप अपने क्वालिफ़िकेशन को, अपने रिज्यूम को वहाँ जाके जमा कर दोगे, तो वहाँ पे आपको अगर कोई वैकेंसी रहेगी तो आपको बुलाया जाएगा, और ये गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। तो उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर क्या है इसका, देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हर एक आपको डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके अपनी डिटेल्स दे सकते हो, और कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपको बुला के जॉब दे दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयर सेव हिज टाइम एंड एफर्ट एंड गेट द बेनिफिट ऑफ एजेंसी एक्सपर्टीज। हिज आइडेंटिटी इज ऑल्सो कीप सीक्रेट बट द एजेंसी चार्जेज अ सब्सटेंशियल फीस एबव स्टेटमेंट इज। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि एम्प्लॉयर मतलब कंपनी के जो कंपनी वाले होते हैं, वो अपना समय बचाने के लिए वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट का काम किसी एजेंसी को प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बदले में उसको पैसा देते हैं ताकि वो उनके लिए कैंडिडेट ढूंढ के लाए, बस खाली उनको फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू लेना पड़े। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको बोल जाए कि आप ही कैंडिडेट ले आओ, कैंडिडेट वो लेके आते हैं लेकिन उसका इंटरव्यू तो होता ही है। ठीक है, तो इसके लिए एजेंसी फ़ीस भी चार्ज करती है। तो कौन है वो एजेंसी, क्या बोलते हैं उस प्लेसमेंट टाइप को? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, प्लेसमेंट एजेंसीज। तो ये प्राइवेट एजेंसीज होती हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्राइवेट एजेंसीज में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कोई फ़ीस नहीं लगता, वहाँ फ्री में आप सारा कुछ होता है, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसीज में क्या होता है, फ़ीस लगता है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में प्राइवेट जॉब भी मिलती हैं। ये मैं सोचिएगा कि गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये प्राइवेट पीपल्स के लिए भी ओपन है। हमको अगर मान लीजिए अपने कंपनी के लिए लोग चाहिए तो हम जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में देख सकते हैं कि कौन कौन बेरोज़गार है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, और वहाँ से उनको उनका डेटा उठा के कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ अनसॉलिकेटेड एप्लीकेशंस इन देयर ऑफिसेस। अ वेटिंग लिस्ट ऑफ द विजिटर आर प्रिपेयर्ड एंड दे मे बी स्क्रीन टू फिल द वैकेंसीज। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक ऐसा टाइप, मतलब एक ऐसा टाइप है हमारे रिक्रूटमेंट का। यहाँ पे होता क्या है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, अब मुझे उस कंपनी में जॉब करनी है, मैं गया वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो वो वहाँ पे जॉब है नहीं, तो हमने क्या किया, अपना रिज्यूम वहाँ पे जमा कर दिया। तो रिज्यूम जमा करने के बाद क्या हुआ, अब कभी भी वैकेंसी आएगी तो हमारा रिज्यूम वो रख लेते हैं, मना नहीं करेंगे।
कोई भी कंपनी है, अगर आपको वहाँ काम करने का मन है कि आपको लगता है बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप जाओगे रिज्यूम जमा कर दो तो वो मना नहीं करेंगे, रख लेंगे। तो जब वैकेंसी आती है तो वो खुद ही आपको बुलाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छे तरीके का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे कंपनी का पैसा काफ़ी बच जाता है, क्योंकि पहले से ही बहुत, इंडिया जैसी कंट्री में बहुत सा बड़ा वेटिंग लिस्ट होता है जॉब वालों का, और कंपनी के पास अच्छा खासा रिज्यूम पड़ा होता है। तो जॉब पाने का ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप रिज्यूम जाके कंपनीज में जमा कर दीजिए, जब उनके पास वैकेंसी आएगी वो खुद ही आपको कॉल करके बुला लेंगे, ठीक है। तो क्या है इसका सही आंसर? कैजुअल कॉलर्स। देखिए आपको समझ में भी आ गया, आंसर भी आ गया, तो कैजुअल कॉलर सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, you under this source of recruitment a notice is placed under the notice board of the organization specifying the detail of the job available। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत पुराना तरीके का रिक्रूटमेंट है कि हम लोग करते क्या है, कोई भी ओपनिंग है हम लोग कंपनी के नोटिस बोर्ड में बाहर लगा दी है। मतलब इसको हम लोग एक तरीके से फैक्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। कोई फैक्ट्री के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है। भाई कंपनी में तो पॉसिबल नहीं है कि आपका नोटिस बोर्ड आके लोग पढ़ें, लेकिन फैक्ट्री के बाहर नोटिस बोर्ड लगा रहता है, ठीक है। और वहाँ पे जितनी वैकेंसी जो चाहिए वहाँ पे लिख देते हैं, और जो भी वहाँ से गुजर रहा है, जो आ रहा है जा रहा है, तो वो वहाँ देखता है और फिर वहाँ अप्लाई कर देता है। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं गेट हायरिंग। गेट हायरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियल एरिया में ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर छोटे वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए ये होता है। जैसे लेबर्स में हमको टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो ऐसे के लिए अब कहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट और एडवर्टीजमेंट में जाएंगे? भाई एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ सारे लेबर लोग आ रहे हैं, वहीं पे एक बोर्ड लगा दिया कि हमारे यहाँ वैकेंसी है ये लोगों की, आइए अपना स्किल दिखाइए और जॉब करिए, ठीक है। तो बहुत ही पुराना तरीका है गेट हायरिंग, इसको डायरेक्ट इंटरव्यू भी कहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हायरिंग भी कहते हैं। तो पुराना तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट। डैश मेंटेन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबरर्स एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स एट द शॉर्ट नोटिस। ये बहुत, मतलब आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल तरीका है। मतलब बहुत सारी कंपनीज ये इस कॉन्सेप्ट को अपनाती हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंशन नहीं होता। यहाँ पे एक बंदे को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भैया तुम जाओ, हमको लेबर चाहिए, 100 लेबर लेके आओ। अब वो अपना जाएगा कहीं से भी ढूंढ ढांड के लाएगा, और उसका जिम्मेदारी है वो काम करवाएगा। उसके बदले में उसको जो फीस देना होगा वो हम दे देंगे, ठीक है। क्या है इसका सही आंसर? आंसर है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। उस आदमी को हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं? गांव-गांव में जाके वहाँ से लेबर उठा के लाते हैं शहर में, और शहर में उनको जॉब लगवा देते हैं, ठीक है। और उसके बदले में उनको अच्छा खासा पैसा कंपनी भी पे करती है, क्योंकि कंपनी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है ना। अब कंपनी वाला लोग कहाँ जाएगा गाँव में कि आप चलो हमारे यहाँ जॉब कर लो, और गांव में भी कंफर्म नहीं है कि जिस न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टीज़मेंट दिया वो वहाँ मिल ही जाए, और लेबर ये भी कंफर्म नहीं कि लेबर न्यूज़पेपर पढ़ेगा। तो इसीलिए लेबर की हायरिंग करने के लिए कंपनी ज़्यादातर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को ही ढूंढती है, ठीक है, और इसी को सही भी मानती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या मेरिट्स हैं? फैमिलियरिटी, इकोनॉमिकल, लेस टाइम कंज्यूमिंग। फैमिलियरिटी का मतलब क्या है कि सब आपस के लोग ही होते हैं, तो लोग ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता है, पैसे लगते नहीं हैं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कुछ नहीं, आराम से हो गया। तीसरा है लेस टाइम कंज्यूमिंग, समय भी खूब बचता है, फटाफट इंटरव्यू कराया, फटाफट जॉब मिल गया। सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और क्या मेरिट्स है? लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये बता ही चुके। मोटिवेशन, एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन आ जाता है, उसको लगता है कि हाँ हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, 4 साल 6 साल काम करेंगे तो मैनेजर बन जाएंगे, तो और मन लगाए काम करता है। उसके बाद है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैलेंट। तो हमारे पास जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में होता क्या है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टैलेंट, जो हमारे कंपनी को अच्छे से जानता है बंदा, उसको हम प्रमोट करके आगे बढ़ाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा हमारी कंपनी में परफॉर्म करता है। तो सही आंसर आपका इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल। बुराइयाँ भी तो है। क्या बुराइयाँ हैं भाई? रेस्ट्रिक्ट, कभी यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन दे दिया, एग्ज़ाम में 4 ही का आता होगा, ठीक है, लेकिन मैंने 5 दे दिया क्योंकि यहाँ पे आपको एक बार में याद हो जाए, ठीक है। मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि आपको लर्न कराना था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 करके एक बार में ख़त्म किया। तो अब क्या डीमेरिट्स है? रेस्ट्रिक्शन चॉइस। रेस्ट्रिक्टेड चॉइस का मतलब क्या हो गया?
हमारे पास ऑप्शन बड़े कम होते हैं। अगर हमने कसम खा लिया कि हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही करेंगे तो बस जितने लोग हैं हमारी कंपनी में उन्हीं को प्रमोट करना पड़ेगा, वो चाहे अच्छा काम करे चाहे ना करे। तो इसीलिए कुछ जो कंपनीज होती हैं वो दोनों ही लेके चलती हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। इंटरनल है तो करेंगे, नहीं तो एक्सटर्नल बाहर से मंगा लेंगे। नेक्स्ट है इन ब्रीडिंग मतलब कोई नया ब्रीड नहीं आता हमारे यहाँ। जो बहुत सालों से आदमी काम कर रहा है वही रहता है, कोई फ्रेश ब्लड नहीं आता। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंपटीशन, लोगों में कंपटीशन खत्म हो जाता है। हमको पता है कि 5 साल 10 साल बिता लो, प्रमोशन तो होना ही है, क्या करेंगे कंपटीशन करके, सब भाई भाई की तरह रहेंगे। आराम से पढ़े रहो, काम करो चाहे मत करो, बस समय बिताते रहो। तो इसलिए भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के ये सब डिमेरिट्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट अमंग स्टाफ के अमंग कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं। जिसको प्रमोशन मिल गया वो तो खुश, जिसको प्रमोशन नहीं मिला वो कंपनी को उल्टा सीधा बोल रहा है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब हमारे डिमेरिट्स हैं। तो सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या, यहाँ पे डीमेरिट्स लिख दिया, इसको सही कर लीजिएगा, ये मेरिट्स है, ठीक है। यहाँ पे डीमेरिट्स नहीं, ये मेरिट्स है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो पहला है वाइडर चॉइस, बहुत सारे चॉइस होते हैं, किसी को भी कहीं से भी आप उठा सकते हैं, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इन्फ्यूज़न ऑफ न्यू ब्लड मतलब यहाँ पे नए लोग आते हैं तो नया कॉन्सेप्ट, नया विचारधारा, नया इनोवेशंस, आइडिया, सब कुछ नया होता है। हेल्दी कंपटीशन, एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपटीशन भी बढ़िया होता है कि हाँ अब ये नया आदमी आ गया, चलो अब इससे भी अच्छा बनना है हमको, अब और मेहनत करेंगे। तो इसीलिए इसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को अच्छा माना गया। ओनली द सोर्स ऑफ न्यू न्यू इंटरप्राइज के लिए तो यही सब कुछ है भाई। कोई नया कंपनी है तो वो कहाँ से अब इंटरनल सोर्स करेगा, उसके लिए तो एक्सटर्नल सोर्स ही सब कुछ है। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अच्छा यहाँ सही कर दिए थे, चलिए तो मेरिट्स हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स पढ़ते हैं, क्या डीमेरिट्स है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। तो पहला है फ्रस्ट्रेशन अमंग द स्टाफ के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि बताओ कल का नया बच्चा आया हमारा सीनियर बन गया, उनको बुरा भी लगता है कि कैसे लोग हैं ये, ठीक है, हमको जॉब प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो बहुत लगता है भाई एक्सटर्नल सोर्स में, इंटरव्यूज़ के 4 राउंड 6 राउंड होते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो बहुत टाइम लगता है। उसके बाद है एक्सपेंसिव, महंगा भी है, पैसे खर्च होते हैं एडवर्टीज़मेंट में, लोगों को मेंटेन करना होता है, इतने लोग आते हैं उनको फैसिलिटेट करना होता है तो पैसे भी खर्च होते हैं। अनसर्टेनिटी भी होती है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिए तो कितने लोग भी आ गए उसमें से किसी एक को रख लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक हमें अच्छे लोग नहीं मिलेंगे हम नहीं रखेंगे। तो ये अनसर्टेनिटी भी होती है। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, डैश मीन द रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़ थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ अ कैंडिडेट एंड इनकरेजिंग देम टू ऑफर फॉर अ सिलेक्शन। तो कौन सा रिक्रूटमेंट है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ करते हैं और डेटाबेस पूरा कैंडिडेट्स का होता है और हम उनको इनकरेज करते हैं कि आपको हम जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, इनकरेज करते हैं, समझिएगा। सही आंसर है ई रिक्रूटमेंट। तो है रिक्रूटमेंट ही, बस यहाँ पे ई रिक्रूटमेंट हो गया। अब ये सब हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। बेनिफिट्स क्या है, द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर कैंडिडेट्स लो, पैसा कम लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। लेस टाइम रिक्वायर्ड, समय कम लगता है। पीपल विल डिज़ायर क्वालिटीज़ आर रिक्रूटेड, जैसे हमको लोग चाहिए आराम से मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हम वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं ना, तो कहीं से भी आपको रिक्रूटमेंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट में अच्छा रिक्रूटमेंट मिल जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट बिकम मोर एफिशिएंट, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग चाहिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट से अच्छा कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। लेबर चाहिए तब आप ई रिक्रूटमेंट में के बेसिस पर नहीं जा सकते ना। अब आते हैं नेक्स्ट, आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट डीमेरिट्स क्या है रिक्रूटमेंट का। पहला है द एम्प्लॉयर ऑफ द जॉब सीकर मस्ट हैव द एक्सेस ऑफ इंटरनेट। जो आदमी इंटरनेट नहीं यूज़ करता वो कहाँ से इस जॉब को अप्लाई करेगा, तो ये एक डीमेरिट्स है। बोथ मस्ट नो हाउ टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीन, दोनों को पता होना चाहिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीन यूज़ करते हैं। यहाँ कंपनी वाले को पता है, लेबर को पता ही नहीं है, तो कैसे वो करेगा। मनी हैज़ टू इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग वेबसाइट बनाना पड़ता है, जॉब पोर्टल्स को पैसे देने होते हैं, बहुत सारा कुछ पैसा भी लगता है, ठीक है। तो अब जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, ये थोड़ी ना कि अब वेबसाइट बंद कर देंगे, वेबसाइट चलानी पड़ेगी, कंपनी की वेबसाइट है, तो ये सब पैसा आपका एडिशनल खर्चा होता है। तो लैक ऑफ ह्यूमन टच इन रिक्रूटमेंट, ह्यूमन टच होता नहीं है, जो ऑनलाइन जाता है वो रिक्रूट होता है, बाकी लोग रिक्रूट नहीं हो पाते। तो आंसर सही है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग इंटरनेट एज द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बाय एडवर्टाइजिंग जॉब वैकेंसी ऑन द वेबसाइट।
जॉब सीकर सेंड देयर एप्लीकेशन एंड द बायोडाटा थ्रू ईमेल यूजिंग इंटरनेट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्या है, इंट्रानेट है कि इंटरनेट है। देखिए इसमें इंटरनेट लिखना था, दोनों इंटरनेट दोनों, यहाँ नीचे जो है लिखा है सही है, इंटरनेट और इंटरनेट है, तो इंटरनेट इसका सही आंसर। तो इंटरनेट के थ्रू जो आप जॉब में अप्लाई करते हो उसको हम इंटरनेट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, तो इसका सही आंसर इंटरनेट है। नेक्स्ट है, ई रिक्रूटमेंट कैन बी टेकन थ्रू इट्स ओन वेबसाइट और थ्रू स्पेशलाइज्ड जॉब पोर्टल। तो इंट्रानेट इसका सही आंसर है। तो इंट्रानेट होता क्या समझ लीजिए, ये इंटरनल कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। कंपनी का अपना इंटरनल पूरा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से कंपनी जॉब वैकेंसी लोगों को प्रोवाइड करती है। वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनके पास उनके इंट्रानेट का पोर्टल उनको पता हो, ठीक है। कुछ कंपनी होती है अपने वेबसाइट से उसको कनेक्ट कर देती है, कुछ कंपनी को वेबसाइट से कनेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो ज़्यादातर ही इसमें अप्लाई कर पाते हैं इंट्रानेट के थ्रू, क्योंकि ये अपना एक लोकल इंटरनेट सर्वर होता है कंपनी का। तो कुछ कंपनी क्या करती है, अपने वेबसाइट पे वो सर्वर का लिंक डाल देती है, आप उस पर क्लिक करो, आप तुरंत कंपनी के सर्वर से जुड़ जाते हो, ठीक है। तो यही है इंट्रानेट, क्योंकि आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है।